हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज का करंट अफेयर जो आज के समय में सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा वेटेज है आज के एग्ज़ाम में इसका, करंट अफेयर का। और जिसमें हमारे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, सब लोग कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं। हर कोचिंग संस्थान वाले अपने अलग अलग करंट अफेयर के और उसमें बल्क में करंट अफेयर डाल देते हैं। और मेरा मानना ये है कि मुझे ये लगता है कि इतना करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ना है, ये समझना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो गए, यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का आरपीएफ का एग्ज़ाम जो आने वाला है, वो 6 महीने बाद यूपीपी का एग्ज़ाम होगा, या आपके आरओ में पूछा जाएगा, या आपके पीसीएस में, या फिर यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में। तो कहीं न कहीं देखिए, मैं किसी भी चैनल या किसी भी कोचिंग संस्थान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी से मतलब है। मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे अपने बच्चों तक सही कंटेंट पहुँचाना है, अपने प्यारे मित्रों तक सही कंटेंट पहुँचाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कम पढ़ना है, स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, कम पढ़ना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है, क्वेश्चन को पकड़ना है और हमको सॉल्व करना है। बस इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बस एक सफलता ही पाना हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। हमको अपनी एक सीट पक्की करनी है। जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बस केवल एक सीट से मतलब है, तो एक सीट पे सिलेक्शन चाहिए उनको। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए आइए, हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की इस सीरीज़ में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका, पैटर्न भी पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। और धीमे-धीमे जो है आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी करंट अफेयर में। इतनी गारंटी देता हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस सीरीज़ से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। चाहे वो वनडे एग्ज़ाम के हों, चाहे वो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के हों, और चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम के हों। हर तरीके के एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड करंट अफेयर की ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। और अगर आप लोग का सहयोग रहा, आप लोगों को अगर पसंद आता है, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं सक्सेस विद विक्रम के साथ करंट अफेयर की ये सीरीज़ 2023-24 की करंट अफेयर फॉर ऑल एग्ज़ामिनेशन। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं: ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी फेडरल बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आप लोग को 2 मिनट समय देते हैं सोच के इसका आंसर जो है। हाँ, ये क्लास ऑफलाइन है, लेकिन ऑफलाइन भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को सोचने के लिए 1 मिनट का समय चाहिए ही होगा कि आंसर को कैसे पुट अप करें, कैसे निकालें, कैसे एलिमिनेट करें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है फेडरल बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर है आपका फेडरल बैंक। आपका फेडरल बैंक सही आंसर है। दिसंबर 2023 में फेडरल बैंक ऑफ को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फेडरल बैंक को यह पुरस्कार द फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व वाले द बैंकर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व वाले द बैंकर के द्वारा दिया गया है। तो आइए कुछ तथ्य हम लोग थोड़ा फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज भी, कुछ स्टैटिक पोर्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को। तो फेडरल बैंक के बारे में बता दें तो इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1931 में की गई थी। ठीक है, फेडरल बैंक की स्थापना। और इसका जो है त्रावणकोर में, इसकी त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना 1931 अप्रैल में की गई थी। पहले इसका नाम त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से की गई थी। यह निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक था, जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में था। इसका मुख्यालय कोच्चि में था।
इसका मुख्यालय कोच्चि में, कोच्चि केरल में था। कोच्चि केरल में था। ठीक है। दिसंबर 1949 में त्रावणकोर फेडरल बैंक का नाम परिवर्तित कर कर फेडरल बैंक कर दिया गया। कब किया गया? ये दिसंबर 1949 में। ये थोड़ा सा तथ्य ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि फेडरल बैंक नाम इसका कब पड़ा, तो ये दिसंबर 1949 में पड़ा। तो ये कुछ तथ्य थे आपके फेडरल बैंक से रिलेटेड। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिसंबर 2023 में किसे पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? तो आपके ऑप्शन है सत्यार्थी, सुधा मूर्ति, जावेद अख्तर, कैलाश खेर। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किसे पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? कैलाश सत्यार्थी, सुधा मूर्ति, जावेद अख्तर, कैलाश खेर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा मन में। तो इसका राइट आंसर होगा जावेद अख्तर, इसका राइट आंसर। तो दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को ये जो है अचीवमेंट अवार्ड, पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। यह सम्मान उन्हें 3 से 7 जनवरी 2024 के मध्य 9वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया गया था। तो ये कुछ तथ्य हैं इससे रिलेटेड जो आपको जानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछना है। क्वेश्चन में पुरस्कार से रिलेटेड अगर पूछेगा तो किसी के कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया और किस लिए दिया गया। ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2023 में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है रीमा अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन है आस्था रावल, सी ऑप्शन है दीपा कुमारी, डी ऑप्शन है माही अग्रवाल। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, सोच के बताइए कि मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता था। ये तत्काल बहुत जल्दी का ही करंट अफेयर है, दिसंबर की ही बात है। तो ये आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं से। और आपको सारे एग्जाम में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए सोचिए कि सबसे पहले अवार्ड से रिलेटेड ही एक सीरीज बनाते हैं। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग करंट अफेयर आपको हम कराते जाएंगे। पूरी करंट अफेयर कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपके यूपी पुलिस एग्जामिनेशन से पहले और आरपीएफ एग्जामिनेशन से पहले आपकी पूरी करंट अफेयर हम तैयार करा देंगे। और भी जो आपके वनडे एग्जामिनेशन हैं, जो भी एग्जामिनेशन होंगे आपके आरओ या आरओ समीक्षा अधिकारी का, देखिए हो सकता है प्यारे मित्रों के री एग्जामिनेशन हो, तो उसके पहले भी आपकी करंट अफेयर की सीरीज हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं। तो चलिए इसका आंसर जो है आप लोग अपने मन में सोचिए। दिसंबर 2023 में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब आस्था रावल को दिया गया। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आस्था रावल को दिया गया। ये याद रखिए रहिए कि आस्था रावल को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल पुरस्कार का ये 5वां संस्करण है। ये याद रखिए, कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन में पूछ देता है। समीक्षा अधिकारी वगैरह के एग्जामिनेशन का पेपर अभी आप लोगों ने देखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भर भर के आए थे, ढेर सारे आए थे, कथन कांड के भी आए थे। तो आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये 5वां संस्करण था। और पहली बार ये भारत में नई दिल्ली में हुआ था। जो फर्स्ट टाइम ये भी पूछ लेता है कि पहली बार ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ये न्यू दिल्ली में हुआ था फर्स्ट टाइम, नई दिल्ली भारत में हुआ था। ये जाने रहिएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, दूसरे क्वेश्चन में दिसंबर 2023 में छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है राणा दासगुप्ता, राजीव शरण, सुकृता, दीपा मेहता। सोच के आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सुकृता। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023
सुकृता को प्रदान किया गया। ये एक प्रसिद्ध कवित्री एवं समीक्षक हैं, सुकृता। इनको प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए किया गया है। तो ये सॉल्ट एंड पेपर याद रखे रहिएगा, किसके लिए दिया गया है ये भी पूछ सकता है। सॉल्ट एंड पेपर, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये पुरस्कार इनको किस लिए दिया गया है। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सॉल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय संगठन संस्थान को प्रतिष्ठित नवा लीव एरिकसन लूनर प्राइज प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके हैं डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, आईसीएमआर। सोच के बताइए मन में आंसर। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, कैसे हम ऑप्शंस निकालें कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लूनर प्राइज़ प्रदान किया गया, लूनर की बात हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ी सी तथ्य की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इससे भी आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना है और आपके आंसर हर हाल में आ जाएंगे। बिल्कुल जो है घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में भी कूल माइंड होकर जाइए। मेरी गारंटी है करंट अफेयर इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। करंट अफेयर यहीं से आएगा और आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर करके आएंगे। तो इसका सही आंसर है इसरो। इसरो जो है को ये प्राइज़ प्रदान किया गया है दिसंबर 2023 में। आइसलैंड के हुशाविक में स्थित द एक्सप्लोरेशन संग्रहालय द्वारा, याद रखिएगा, द एक्सप्लोरेशन संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अनुसंधान संगठन इसरो को प्रदान किया गया है। इसरो को यह सम्मान चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। तो अभी आपको पता ही है, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन जो है लॉन्च किया गया था और इस चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है इसरो को। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि ये जो है पुरस्कार, ये प्राइज़ जो है हो सकता है कि डायरेक्ट दे दे कि इसरो को दिया गया था और ये जो है चंद्रयान के जहाँ पे कुछ और मतलब दे दे। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे तथ्य हैं, इससे बाहर तथ्य नहीं पूछेगा। बस जो तथ्य मैं बता रहा हूँ इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछना है, ये जाने रहिएगा। तो आपका ये आंसर इसरो होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? सोनू निगम, अंशुमन मालवीय, पंडित गणपति भट्ट या इनमें से कोई नहीं? चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा पंडित गणपति भट्ट। पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित तानसेन समारोह में के दौरान दिया गया था। ये जो है याद रखिएगा, इस बार जो तानसेन सम्मान 2022 जो मिला था, मतलब दिसंबर 2023 में उसका आयोजन हुआ था, ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था। ये थोड़ा सा कुछ तथ्य हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और रही बात कुछ स्टैटिक जीके तानसेन पुरस्कार से रिलेटेड कुछ स्टैटिक बातें भी जान लीजिए। हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आजकल का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस स्टेटमेंट फॉर्म्स में पूछे जा रहे हैं, पैटर्न बदल रहा है हमारे प्यारे मित्रों, आपको पैटर्न समझना होगा। तो चलिए बताते हैं। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखिए कि ये जो तानसेन सम्मान जो मिल रहा है, ये 1980 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान किया जाता है। तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि मिलता है। हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ले कि 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो स्टेटमेंट सही कि गलत है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर 5 लाख ऑप्शन में देगा तो ये स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया था? आलिया भट्ट को, सोनाक्षी सिन्हा को, दिया मिर्जा को, प्रियंका चोपड़ा को। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा दिया मिर्जा को। थोड़ी क्लास लंबी होती जा रही थी, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि घबराई में सारे तथ्य जो है आपको मिलेंगे। तो ये जो दिया मिर्जा हैं, दिया मिर्जा हैं, तो ये इनके बारे में तो भाई आज के डेट में सारे युवा जानते हैं कि दिया मिर्जा कौन है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को दिया गया था। ये 13 दिसंबर 2023 को, ये 13 दिसंबर को दिया गया था। कभी कभी स्टेटमेंट में डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, तो 13 दिसंबर को ये दिया गया था। और ये किस लिए दिया गया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए। तो इन्होंने पशु संरक्षण के लिए, कानून बनाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया कि पशु का संरक्षण होना चाहिए। और जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए, क्योंकि जानवर के प्रति इनका प्रेम ज़्यादा है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। गत वर्ष इस अवार्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नामित की गई थी। तो अगर पूछता है कि 2022 का अगर है, तो 2022 में सोनाक्षी सिन्हा को 2022 में दिया गया था, और दिया मिर्जा को 2023 के लिए जो है वो किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर दिया मिर्जा 2023 में और सोनाक्षी सिन्हा 2022 में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप भी डाले हैं, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म से मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए स्टेटमेंट फॉर्म में भी ले आए हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा है सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, इस पे ध्यान रखिए। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते टाइम इसको सावधानी से रखिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो है इसको सर्किल कर दीजिए, या इसके नीचे कहते हैं लाइन खींच दीजिए कि नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो चलिए ऑप्शंस आपका है, मैरी स्पर्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। मिया ब्रूक्स यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई हैं। डेसमंड स्मिथ अनसंग हीरो अवार्ड के लिए चुने गए हैं। लियोनेल मेसी को वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें से आप हमें बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और आप ना हो तो मन में एक बार सोच लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे मित्रों, जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एलिन हॉलैंड, एलिन हॉलैंड जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, उनको मिला था, इनको ना कि लियोन मेसी को ये अवार्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर चुना गया, इनको नहीं। ये जो है आपका एलिन हॉलैंड को चुना गया था, ये ध्यान रखिएगा, एलिन हॉलैंड, एलिन हॉलैंड। और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, आप एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिएगा वीडियोस को रोक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि जो कोच ऑफ द ईयर चुना गया, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 में कोच ऑफ द ईयर जो है पेप गॉर्डियोल को चुना गया, पेप गॉर्डियोल को, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा सा ये चर्चा में भी रहे हैं, और इसलिए इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 दिसंबर 2023 को किसे वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपका है डैनियल बैरन बोइम, अली अबू अवाद, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन आपका है डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन। तो चलिए बताइए। तो इसका जो है सही आंसर है आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डैनियल बैरन बोइम और अली अबू अब्बाद।
बस केवल इनका नाम याद रखना है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये जो है वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बेरबोइम और फिलिस्तीनी जो हैं शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया था। ये फिलिस्तीनी हैं, इनको शांति क्या नाम है, शांति कार्यकर्ता कहा जाता है। और अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक हैं, ये जो है डैनियल बेओ, ये पियानो बजाते हैं, पियानो वादक वादक हैं, इनको प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म्स में क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, कृपया आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट्स को कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए। बार बार वीडियोस को एक बार दो बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया। और सेकंड ऑफ स्टेटमेंट आपका है, यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सही है, सही नहीं है, जो है आप उसको उसको सर्किल करना है। सही है तब भी सर्किल करिए, नहीं है तब भी सर्किल करिए। ये माइंड में जब एक बार आप सर्किल कर देंगे तो मेरा माइंड बार बार इस चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। हम स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो बार बार मेरे माइंड में क्या था कि सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है। और अगर सही पूछा है तो सही पूछा है, सही पूछा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें आप तो पढ़े तो सारी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब माइंड में सही सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपके माइंड में तो आता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा पढ़ा था, ये चीज़ें ऐसी है, तुरंत आप वहीं पे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेंगे, तुरंत आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस को हैंडल करने के ऊपर विशेष आप लोग का फोकस होना चाहिए। दुनिया भर के कोचिंग संस्थान वाले केवल बल्क में जो है आपको मटेरियल परोस देते हैं कि हाँ ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये पढ़िए, दुनिया भर के दावे करते हैं कि हमारे कोचिंग से ये आ रहा है, वो आ रहा है। एक वर्ड आजकल तो मैंने देखा है, एनालिसिस में ध्यान दिया कि लोग एनालिसिस डालते हैं तो उसमें डालते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, वहाँ बिरला फाउंडेशन स्टेटमेंट में है, तो बिरला फाउंडेशन वो लोग कोई टेस्ट सीरीज कराए हैं या क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें बिरला फाउंडेशन यूज हो गया, तो बस वो उतनी दूर को हाईलाइट करके बाद में डाल देते, देखिए मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। अरे बिरला फाउंडेशंस आपने पढ़ाया है, आप किस जो है उसमें पढ़ाए हैं? बिरला फाउंडेशंस क्या बारे में पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है? लेखिका यहाँ वर्ड यूज हुआ है, तो लेखिका उनके क्वेश्चन में कहीं लेखिका आ गया, अब कौन सी लेखिका है, कहाँ की लेखिका है, क्या है, इससे मतलब नहीं है। अरे मैंने तो लेखिका पढ़ाया था, वही देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन में फंस गया। तो इससे आप लोग बचिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इससे आप लोग बचिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है वो करिए, मैं किसी भी जो है किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो मार्केटिंग बना लिए हैं लोग आज के समय में, और बच्चे इसकी वजह से बहुत परेशान हो जा रहे हैं। और कुछ लोग तो मतलब गाँव से बहुत गरीब तबके से उठ के आए हैं शहर में, और इन लोग के भरोसे जो है वो सोचते हैं कि चलो मेरा एग्ज़ाम 6 महीने में निकल जाएगा, साल भर में निकल जाएगा, और हम सिलेक्शन लेके जो है वो चले जाएंगे। तो देखिए सिलेक्शन इन लोगों की वजह से नहीं निकलेगा, सिलेक्शन आपकी वजह से निकलेगा। आप भले कितना भी पढ़ लीजिए, 10 बुक पढ़ लीजिए, 20 बुक पढ़ लीजिए, 50 बुक पढ़ लीजिए, एक बुक को 20-20 बार पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी जो है आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता है कि आंसर क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके आप इसको ध्यान दीजिए। आप विश्वास मानिए मेरे प्यारे मित्रों कि आप इतने अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को जो है हैंडल कर ले जाएंगे कि देखिए पता तो आपको सब कुछ है, सारी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाले बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। दुनिया भर की मैगज़ीनें आती हैं, लोग महीने महीने भर मैगज़ीन उसको पूरा पढ़ते हैं, पढ़ के निकालते हैं, पता चलता है कि एक क्वेश्चन नहीं उससे जो है लोग सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, केवल बल्क में इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। वो लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस पे फोकस किसी का नहीं है, कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। करंट अफेयर की सीरीज आप लोग कहिएगा तो हम करंट की सीरीज भी चला देंगे, केवल करंट उसमें रहेगा, ठीक है, मंथली करंट हम चला देंगे। दुनिया भर का बल्क का कहिएगा तो मैं भी ला के निकाल के आपको वो कर दूंगा, लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है।
क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, मेरे क्वेश्चंस कितने ज़्यादा सही हो जाएँ, क्योंकि एक-एक क्वेश्चंस, एक-एक नंबर का बहुत महत्व है इस एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि आपने खुद देखा कि यूपी पुलिस एग्ज़ामिनेशन में 60,000 पदों पे करीबन 50 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। तो सोच लीजिए कॉम्पिटिशन किस लेवल का है। अगर उसमें से 10% बच्चे ही अगर सीरियस हैं, तो फिर भी आप 60,000 में 5 लाख लोगों के बीच में आप कम्पीट कर रहे हैं, आपको एक सीट चाहिए। तो इसलिए अब आप बैठ के केवल इन्फॉर्मेशन भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँच रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें हैं। वो कोचिंग वाला है तो वो बता दिया कि लेखिका मेरे में से आया हुआ था, लेखिका आपका। तो ये सब चीज़ों से बचिए, ये बहुत ही भ्रामक है और कृपया करके इससे आप लोग बचिए, क्योंकि आप लोग अपना भविष्य बनाने आए हैं। और ये जो लोग हैं, ये आपके भविष्य को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अंधकार में डाल रहे हैं। एक तो आप लोग खुद ही अंधेरे से निकल के आए हैं बाहर, एक अपना भविष्य बनाने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें 2 स्टेटमेंट पूछा गया है कि स्टेटमेंट है दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान की जाने की घोषणा की गई। तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि जो है ये बिरला फाउंडेशन प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण पुष्पा भारती नाम याद रखिएगा। और यादें यादें यादें, ठीक है, ये तो गाना है, तो लोग इजली याद कर लेंगे। यह सम्मान 1991 में स्थापित हुआ था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हम चीज़ों को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिना प्रैक्टिस के तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, फिर हम लोग जीरो हैं। चलिए ठीक है मित्रों, नेक्स्ट। दिसंबर 2023 में किसने मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब जीता? तो ऑप्शन आपका है रिजुल मैनी, वैदेही डोंगर, कृतिका अग्रवाल और विधि दवे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। इसका सही आंसर होगा रिजुल मैनी। हाँ, रिजुल मैनी के बारे में बता दें, ये भारतीय मूल की महिला हैं। और ये जो है इसका आयोजन जो होता है आपका न्यूयॉर्क में होता है, यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 सम्मान 2023 प्रदान किया गया? 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? प्रोफेसर रतनलाल को, प्रोफेसर रवि नायडू को, प्रोफेसर दीपक कुमार को, प्रोफेसर राजू कुमार को। तो चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा। ये ध्यान रहे कि ये मृदा विज्ञान का ये जो है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार। ये आप ध्यान रहे कि ये तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर रवि नायडू। ये भारतीय मूल के जो है, भारतीय मूल के हैं। और 5 दिसंबर 2023 को विश्व मृदा दिवस, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता है, एक ये भी तथ्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक प्रोफेसर रवि नायडू को जो है ये सम्मान दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हैं रवि नायडू, उनको ही प्रदान किया गया है। ये जो है भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 दिसंबर 2023 को किसे किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन है ICAR, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सोच के बताइए इसका आंसर।
इसका सही आंसर होगा सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड। ये पुरस्कार जो है 2018 में शुरू किया गया था। ये एक तथ्य याद रखिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है। 2018 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है जो सफल और प्रभावकारी विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। जैसे लोग जो मृदा के रूप में जागरूकता बढ़ाते हैं, उन लोगों को ये प्रदान किया जाता है। तो इस बार ये सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2023 को किस भारतीय महिला को वाइस पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? नेहा अग्रवाल, सुनीता वर्मा, सफीना हुसैन, सुधा मूर्ति। चलिए प्यारे मित्रों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सफीना हुसैन को ये पुरस्कार दिया गया है। उनको भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को, 14 लाख जो लड़कियां जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, जो गाँव में रहती हैं, शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो वो उनका काम है कि जैसे जो महिलाएं जो जो मतलब बच्चियां हैं, गांव में संसाधन के अभाव से या फिर स्कूल की सुविधा नहीं होने की वजह से, जिस जगह पे स्कूल नहीं है, या फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं गांव में, जिनकी वजह से जो है वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई 4th तक, 5th तक, 6th तक, 8th तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देता है। तो उनको जो है पढ़ाई से जोड़ना और मुख्य धारा में लाना, मतलब इनका यही काम है, सफीना हुसैन जी का। और इन्हें वाइस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नवंबर 2023 में किसे द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से मेरे प्यारे मित्रों। इसका आंसर है पेरुमल, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा पेरुमल मुरुगन, एम मुकुंदन, अनीता देसाई, माधुरी विजय। तो इसका सही आंसर है पेरुमल मुरुगन। देखिए, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रदान किया जाता है। इसमें इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। और उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आनंदा पैची, पूछ लेगा कि आनंदा पैची किसने लिखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आनंदा पैची पेरुमल मुरुगन। आनंदा पैची। सॉरी दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी इस पर सही नहीं बन पा रही है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। आलंदा पैची, ध्यान रखिएगा कि उनकी जो है ये उपन्यास है आनंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया। तो जो आलंदा पैची उपन्यास है उसके जो है अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड, फायर फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया। इसमें 25 लाख रुपया नकद जो है पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार यूके के प्रसिद्ध विनिर्माण समूह, जो ये जेसीबी जो समूह है, ये यूएसए की कंपनी है। और इस पुरस्कृत उपन्यास के अनुवादक जन्नी कन्नन है। तो ये भी एक तथ्य ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2023 में किसे 31वें एजुथान चंद पुरस्कारम 2023 के लिए चुना गया? ऑप्शन आपके हैं ए सेतु माधवन, बी है पॉल जाचरिया, सी है एस के वासंथन, डी है ए के बालन। थोड़ा नाम इसमें थोड़ा अजीब है, इसलिए क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ये समझना है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, किस तरीके के बन रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि दुनिया भर की जो कोचिंग्स वाले हैं अपने जो है पैसा कमाने के लिए ये बैच ले लो, इतने का बैच है, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। इस सब चीज़ों से बचना है हमें। हमें बस केवल एक सीट अपनी पक्की करनी है और बस सिलेक्शन पाना है। मेरा उद्देश्य है केवल आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस का आंसर जो है निकालिए। क्योंकि देखिए, सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है कि
हम तो मानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आंसर तो आपके सामने रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि आंसर आपको लिखना है, सोचना है, कुछ नहीं करना है, आंसर तो आपके सामने रखा हुआ है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से कहीं न कहीं कोई ना कोई एक एक ना एक इसमें से आंसर होगा। तो आपके सामने आंसर रखा हुआ है, तो हम हमको केवल आंसर निकालना है। तो चलिए इसका आंसर जो है होगा, बताते हैं आपको। पहले आप 1 मिनट सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एसके वासंथन। सॉरी, 1 सेकंड, मेरा पेन चेंज कर लें। एसके वासंथन, इसका राइट आंसर होगा एसके वासंथन। और यह केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि केरल का है। और इसके बारे में कुछ थोड़ा रिलेटेड जीके जान लेते हैं, क्या चीज़ें हैं। यह मलयालम भाषा के जनक एजुहाथनम के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये जानने वाला जो है तथ्य है जो बहुत ज़्यादा। और ये जो हैं एंजुनाथन जिनके नाम पे है, ये मलयालम के जनक माने जाते हैं, मलयालम भाषा के। तो ये ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा के जनक इनको मतलब माना जाता है। और पुरस्कार राशि इसमें देखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि पुरस्कार राशि पूछ लेता है डायरेक्ट। तो इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 लाख रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपका, फिर से देखिए, स्टेटमेंट फॉर्म्स के कुछ क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं क्योंकि आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए और क्वेश्चंस आपके कहीं से भी गलत नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। और इसका कथन है केवल एक सही, दो सही, एक दो दोनों सही और डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर से क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे है, और इसका आंसर मन में सोचिए। देखिए क्वेश्चंस को पकड़िए, क्वेश्चंस गलत कहाँ है। हम बहुत पढ़े हैं, बार बार पढ़ते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। अगर आप बच्चों को ध्यान होगा कि 2018 में नहीं, ये 2014 में हुआ था। 2014 में कब? ये 2014 के जुलाई में हुआ था। और ये जो है लागू हुआ था, मतलब जब ये योजना जो है लागू की गई थी दिसंबर 2024 में। और 2000 जुलाई 2024 में योजना लाई गई थी, लेकिन इसको लागू किया गया था दिसंबर 2024 में। तो आपका देखिए ये ऑप्शंस तो यहीं से गलत हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया है, करंट भी पूछा है और स्टैटिक जीके भी पूछा हुआ, दोनों आपको घुमा दिया है। इसी में बच्चे कहते हैं कि अरे ये तो बहुत पुराना जो है करंट अफेयर पूछ लिया ना। करंट अफेयर तो देखिए आपका नया ही पूछा है, लेकिन जो है ये स्टैटिक जीके डाल दिया 2018 का। तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, आप लोग स्टैटिक जीके में इस चीज़ को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हुआ है। अब इसमें क्या घबराने वाली बात है, पहला ऑप्शन सही है, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट फॉर्म में है। 26 नवंबर 2023 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक तो दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक जीके बता देते हैं जो ध्यान में रखिएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। बार बार
धनराशि की बात आती है तो पुरस्कार के क्वेश्चंस में अक्सर देखने को मिलता है 50,000 पाउंड। ये ध्यान रखिएगा, 50,000। अपने प्यारे मित्रों, छात्रों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वंचित हैं, जो लोग जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, जो लोग इन कोचिंग वालों के फीस नहीं दे पाते हैं, वो लोग फ्री में इस वीडियोस का लाभ उठाएं और कहीं ना कहीं करंट अफेयर तैयार करके एग्जामिनेशन में जाएं। और भी बाकी जितना भी हमसे हो पाएगा, बाकी हम आपके सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन की तैयारी कराते रहेंगे साथ में। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो लोग भी इस सीरीज को पढ़ें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 2023 को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्कूप को, जुबली, कोहरा, रॉकेट बॉयज सीजन 2 को। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा स्कूप। आज के लिए इतना ही। अब एक क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं जो होमवर्क के लिए है, और ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन है। 23 नवंबर 2023 को एसोचैम ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया? NTPC लिमिटेड को, गेल इंडिया लिमिटेड, REC लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, लोग इसका लाभ उठा सकें। और देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी मेरे प्यारे मित्र छात्र एग्जामिनेशन में जुड़े हुए हैं, वो लोग एकदम धैर्य बना के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक सीट तो आपकी पक्की है ही, तो एक सीट हमें लेना है, चाहे किसी भी हाल में कुछ भी हो। एक सीट हमें लेना है, धैर्य कभी नहीं खोना है। देखिए, ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पेशेंस का एग्जामिनेशन है। 50% आपकी स्टडी पे है, तो 50% आपके पेशेंस पे जो है ये एग्जामिनेशन ये तय करता है कि आप इसमें सिलेक्शन पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये आपके 50% पेशेंस पे भी निर्भर करता है। तो इसलिए आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, जी जान लगाए हुए हैं। और आप लोगों को एक ना एक सीट गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही। सबके ढेर सारे सपने हैं, सबके सपने पूरे हों, लेकिन उसके साथ पेशेंस बनाए रखिए। और लग के जुड़ के एकदम तोड़ के फोड़ के हमको किसी ना किसी तरीके से एक सीट पक्की करनी है। तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन एक सीट लेके हम आएंगे। तो एकदम निश्चिंत होके अच्छे से धैर्यपूर्वक पढ़ाई कीजिए। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कृपया वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।